एवरीवन, तो आज हम लोग देखेंगे आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था जो हम शास्त्रीय नृत्य वगैरह देख रहे थे। तो कुछ हमने देखे थे, आज हम कुछ और देखेंगे। तो देखिए ओडिसी। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओडिशा का है। ओडिसी ओडिशा का, ठीक है। ये इजी है। ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। वस्तुतः ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, मतलब जब ईसा का जन्म हुआ था तो उनसे पहले जो दूसरी शताब्दी में महरिस नामक एक संप्रदाय था। उस समय क्या एक संप्रदाय था महरिस, जो शिव मंदिरों में नृत्य करता था। कालांतर में इसी से ओडिसी नृत्य कला का विकास हुआ आगे जाके। तो ओडिसी ओडिशा का है। 12वीं सदी में ओडिसी नृत्य पर वैष्णववाद का व्यापक प्रभाव पड़ा। फलतः इस नृत्य में भगवान जगन्नाथ को मुख्य केंद्र बनाया गया और उनके प्रति भक्ति व्यक्त की गई। तो देखिए आपने देखा था कि पहले क्या है, शिव मंदिरों में जो नृत्य करते थे, तो इसी से ओडिसी नृत्य कला का विकास हुआ था। लेकिन आगे जाके 12वीं सदी के आसपास इस नृत्य पर वैष्णववाद का व्यापक प्रभाव पड़ा। फलतः इस नृत्य में क्या है, भगवान जगन्नाथ को मुख्य केंद्र बनाया गया, उनके प्रति भक्ति व्यक्त की गई। तो ओडिशा का है, ठीक है। और वैष्णववाद का इस पर प्रभाव था। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं पर नृत्य होता है। तो जो कृष्ण से रिलेटेड कथाएं हैं उनके आधार पर नृत्य होता है, और इसमें धड़ संचालन और त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप इन डांस को थोड़ा सा टाइम निकाल के आप देखिए यूट्यूब पे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या त्रिभंग पर ध्यान दिया जाता है, धड़ संचालन पे। इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंद जयदेव कृत से लिए जाते हैं। तो डांस में जो इस नृत्य में जो मतलब छंद हो है वो संस्कृत नाटक है गीत गोविंद, जिन्हें जयदेव ने लिखी थी, तो उससे लिए गए हैं। अब आगे देखते हैं मणिपुरी नृत्य, ठीक है। ओडिसी का है, ओडिशा का। वैष्णववाद का प्रभाव है। भगवान जगन्नाथ मुख्य केंद्र में रहते हैं। कृष्ण से रिलेटेड कथाओं पर आधारित नृत्य होता है, ठीक है। अब देखते हैं मणिपुरी नृत्य। ये पूर्वी बंगाल और असम की नृत्य शैली है। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है मणिपुरी यानी मणिपुर से रिलेटेड। तो देखिए अब वही के आसपास जो पूर्वी बंगाल है, असम की नृत्य शैली है, इसका पूर्वोत्तर भाग में भी प्रसार हुआ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में इसका प्रसार हुआ। मणिपुर में विशेष लोकप्रिय होने के कारण इसे मणिपुरी नृत्य कहा गया। तो मणिपुर में विशेष लोकप्रिय जिसके कारण इसे मणिपुरी नृत्य कहा गया। इसमें भक्ति पर बल दिया गया, ठीक है। इन डांस में भक्ति पर बल दिया गया है, जहाँ तक वो बात ध्यान रखिए। नृत्य में तांडव और लास्य दोनों का समावेश होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लास्य जो है वो मतलब कोमल रूप होता है डांस का, और तांडव रुद्र रूप, ठीक है। तो नृत्य में क्या है, तांडव और लास्य दोनों होता है। इस नृत्य की आत्मा ढोल है, ठीक है। इसमें क्या है, ढोल देखिए ऐसे भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो भी दूसरे डांस है, लोक नृत्य वगैरह है, उसमें कौन से मतलब वाद्य यंत्र यूज़ होते हैं, तो ये तक पूछ लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, ढोल होता है। इसमें मुद्राओं का सीमित प्रयोग होता है। तो मुद्राओं का सीमित प्रयोग होता है, और नर्तक घुंघरू नहीं बांधते। इसमें जो नर्तक होते हैं वो घुंघरू नहीं बांधते। एक सामूहिक नृत्य है। तो मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर मणिपुर, पूर्वी बंगाल, असम का है, ठीक है। इसमें तांडव और लास्य दोनों होता है। इसमें ढोल का यूज़ होता है, और नर्तक घुंघरू नहीं बांधते हैं, ठीक है। और एक सामूहिक नृत्य है, और भक्ति पर आधारित है। अब देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो इस नृत्य से अत्यधिक प्रभावित थे। मणिपुरी नृत्य अतः मणिपुरी नृत्य से, ठीक है। अतः वे एक दक्ष नर्तक को शिक्षक के रूप में शांति निकेतन लाया, और तब से समस्त भारत में इसका प्रसार हुआ। तो देखिए कोई ना कोई उन्होंने किसी ना किसी ने इसको बढ़ाया होगा, तो ये भी याद रखिए। तो इस डांस को क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो इससे बहुत प्रभावित हुए थे। तो वो एक जो नर्तक था उसको शांति निकेतन लाए थे, और वहाँ से वो पूरे भारत में फैला। इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है, करताल, मंजीरा, दो मुख वाला ढोल और मणिपुरी मृदंग, ठीक है। करताल, मंजीरा, दो मुख वाला ढोल, मणिपुरी मृदंग इसमें होते हैं। मणिपुर का युद्ध संबंधी नृत्य कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया तांडव और लास्य दोनों होता है। तो ये जो युद्ध संबंधी इससे रिलेटेड नृत्य है उसका उसका नाम है थंग ता, याद रखिए। महाराजा गंभीर सिंह तांडव रूप की रचना की, जिन्होंने चंद्रकीर्ति सिंह तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी नृत्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इन लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया। गुरु नवकुमार, गुरु विपिन सिंह, झावरी बहनों, नयना, सुवर्णा, दर्शना, रंजना आदि ने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। तो कुछ लोग होते हैं जिस डांस को बढ़ाते हैं, तो उनके नाम है ये। पुंग चोलम, करताल चोलम, भंगता, इस नृत्य के अनेक रूप हैं।
तो इसके कई रूप है, जैसे पुंगचोलम है, करताल चोलम है, भंगता है। इसमें शीशों से जड़ा वस्त्र जिसे कामिल कहते हैं उसे पहनने की प्रथा भी रही है। तो इसमें क्या है, शीशे से जड़ा एक नृत्य पहनते हैं जिसे कामिल कहते हैं। मणिपुर में सभी शैली के नृत्य का प्राचीन आधार लाई हरोबा नृत्य है। ठीक है। हाँ, तो मणिपुर में जितने भी नृत्य होते हैं उनका प्राचीन आधार क्या है, लाई हरोबा नृत्य। अब आती है बात कथक की। ठीक है, ये अकेला उत्तर भारत का है शास्त्रीय नृत्य। तो हिंदू मुस्लिम जो मणिपुरी था वो पूर्वोत्तर से रिलेटेड था। कथक हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। तो ये देखिए, हिंदू मुस्लिम जो संस्कृति है उसकी समन्वय का प्रतीक है कथक नृत्य। कथक ही भारत का वह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत और मुस्लिम संस्कृति से रहा है। तो एक अकेला डांस है जो उत्तर भारत और मुस्लिम संस्कृति से संबंधित है। कथक का आशय कथा कहने से है। ठीक है, कथक का मतलब होता है कथा कहना, कोई कहानी कहना, किंतु इसका नृत्य रूप तालबद्ध पदचाप, विहंगम, चक्कर आदि द्वारा पहचाना जाता है। तो इसमें क्या है, पैरों से मतलब ऐसे टैप टैप करके पैर से तालबद्ध पदचाप होता है, मतलब पैर से वो करते हैं। ठीक है, तालबद्ध ध्वनि, और विहंगम चक्कर मतलब काफ़ी सारे राउंड्स लगाते हैं। कभी आपने कथक देखा हो तो ऐसे ही होता है। कथक का जन्म भी मंदिरों में हुआ। अब देखिए, ज़्यादातर शास्त्रीय मंदिरों में स्टार्ट हुए, तो मंदिरों में हुआ, किंतु ईरानी और मुस्लिम प्रभाव से दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया। लेकिन आगे क्या है, ये ईरानी और मुस्लिम प्रभाव से क्या है, दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया, मतलब दरबार में होता था। इस नृत्य शैली को संगीत के कई घरानों का समर्थन मिला। यथा जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना जो सबसे नया है। ठीक है, तो कई सारे घराने होते हैं, मतलब जो उनके घरों में सब लोग इसको करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो घराने होते हैं। ठीक है, तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना से रिलेटेड है। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्णिम देखने को मिलता है। तो 19वीं सदी में अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने कथक को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो इसे कथक का स्वर्णिम युग कहते हैं। सत्रिया, अब देखिए सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है, असम का, याद रखिए। असम के 15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव ने मठों में अंकिया नाट के सह प्रदर्शन हेतु सत्रिया नृत्य विकसित किया। तो असम के जो एक थे महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव, उन्होंने क्या किया, मठों में अंकिया नाट के सह प्रदर्शन हेतु सत्रिया नृत्य विकसित किया था। इस नृत्य में कई विधाओं में बांटा गया इस नृत्य को, जैसे अप्सरा नृत्य, बेहतर नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, मंचोक नृत्य, रास नृत्य आदि। सत्रिया नृत्य में शंकरदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है जिसे बोरगीत कहते हैं। तो सत्रिय नृत्य जो है उसमें जो शंकरदेव है उनके द्वारा क्या है, संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग किया गया जिसे बोरगीत कहते हैं। इस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया। तो इसको सबसे बाद में किया गया। तो जो संगीत नाटक अकेडमी होती है उस ने क्या है 2020 में इसको अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया था। सत्रिय नृत्य के मुख्य नर्तकों में मनीराम दत्ता, मोक्तर, बापूराम बयन, अलाई, इंदिरा, पीपी बोरा, परमानंद बोर बयान, जतिन गोस्वामी, भयन मोटकर आदि हैं। ये मेन इसके जो डांसर्स नर्तक रहे हैं वो हैं। तो यहाँ पे हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कंप्लीट होते हैं। आगे हम कुछ और टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।